हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए 12th बायो की क्विक नोट सीरीज लेकर आई हूँ। ये वीडियोस आपको सेल्फ स्टडी में तो हेल्प करेंगे ही, और एग्जाम से पहले ये वीडियोस देखकर आप कंप्लीट रिवीजन भी चैप्टर्स का कर सकते हैं। चैप्टर के एंड में मैंने नीट और सीबीएसई 12th बोर्ड में जो भी लास्ट ईयर्स क्वेश्चंस आए हैं वो प्रोवाइड किए हैं। आप उन क्वेश्चंस को, नीट के क्वेश्चंस को देखना, तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ लेने से ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नीट एग्जाम के सॉल्व हो जाएंगे। आप वीडियो जब देखेंगे तब एनसीईआरटी बुक साथ में ले लेना, या फिर वीडियो देखने के बाद उस चैप्टर को आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ना। आपको वो चैप्टर अच्छे से समझ आएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और उस चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आप सॉल्व करना, वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपकी 12th बुक एनसीईआरटी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आता है तो उसकी डेथ फिक्स्ड है। ठीक है, आया है तो वो जाएगा ही। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच के पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पान। ओके, डेथ सबकी फिक्स्ड है। कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है, अजर अमर नहीं है। हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स को छोड़ देते हैं, उनका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो इमॉर्टल किस तरह से हैं। लेकिन हम देखेंगे कि उनको यदि हम छोड़ दें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म इमॉर्टल नहीं है। यदि वो आया है तो जाएगा, यदि बर्थ हुआ है तो डेथ होगी। तो बर्थ और डेथ के बीच के पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पान। ये लाइफ स्पान सब ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, वेरी होता है। कोई कम साल के लिए रहता है अर्थ पे, कोई ज्यादा साल के लिए रहता है। तो सबका लाइफ स्पान अलग अलग होता है। लेकिन हम एक एवरेज यदि बात करें तो टॉर्टोइज की एज होती है 80 टू 120 ईयर्स, या हम बोल सकते हैं उसका लाइफ स्पान पीरियड होता है 80 टू 120 ईयर्स। पैरेट का 15 टू 20, बेनियन ट्री का 200 टू 250, एलिफेंट का 60 टू 70, एंड मैनी मोर। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, और ट्रीज है, प्लांट्स हैं। उनका आप पता कर सकते हैं कि सबका लाइफ स्पान अलग अलग होता है। यदि कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उससे पहले उसको अपने सिमिलर ऑर्गेनिज्म पैदा करना होगा, जिससे कि स्पीशीज की कंटिन्यूटी रहे। राइट, यदि मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, वो अपने जैसा रिप्रोड्यूस नहीं करके गया, तो फिर तो उसकी स्पीशीज खत्म ही हो जाएगी ना, है ना। तो उसकी डेथ से पहले वो सिमिलर यंग वन, सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, और इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। देखिए, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये क्यों जरूरी है? स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए। वो मैंने आपको अभी बताया कि किस तरह से रिप्रोडक्शन से हम स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बरकरार रख सकते हैं। अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं। इस बेसिस पर रिप्रोडक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों पेरेंट ऑपोजिट सेक्स के होते हैं, ऑपोजिट जेंडर के होते हैं। उसी तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन होगा, उन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा। मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस भी होंगे और उनका फ्यूजन भी होगा। हम स्टार्ट करते हैं पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, जो मैंने आपको पहले बताया। इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती है, आपस में भी सिमिलर होती है, और पेरेंट की भी एग्जैक्ट कॉपी होती है। तो इस तरह से जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर यंग वंस बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, मतलब बीच में से
यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन के थ्रू यहाँ पर 2 अमीबा बन जाते हैं। मैंने आपको बोला था कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम इमोर्टल बोल सकते हैं। वो इमोर्टल इस सेंस में बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो पेरेंट होता है वो पेरेंट खुद खत्म हो जाता है और 2 यंग वन बनाते हैं। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हाँ, वो खत्म नहीं हुआ है, उसकी डेथ नहीं हुई है और वो यंग वन के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इमोर्टल होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है। ईस्ट में बर्ड बनती है, ये बर्ड बड़ी होती है, अलग हो जाती है पेरेंट से और नया यंग वन बनते हैं। इनके अलावा भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं जू स्पोर्स। यह है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं कॉनिडिया। हाइड्रा। हाइड्रा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं बर्ड। ये बर्ड पेरेंट से अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगी। यह है स्पॉन्ज। नेक्स्ट, उसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं जेमन्यू। यही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जिन स्ट्रक्चर्स के थ्रू ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जैसे कि पटेटो में जो आईज होती है, आपने देखा होगा पटेटो में व्हाइट कलर का इस तरह से आपने देखा होगा, तो उसको बोलते हैं आईज। वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होती है। यदि हम ये आई वाला पार्ट कट करके पटेटो का इस पार्ट को यदि हम सॉइल में लगा दें तो नया पटेटो आ सकता है। इसी तरह से जिंजर में ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है राइजोम। ये पत्ती है ब्रायोफिलम की, इसमें जो लीफ बर्ड्स होती है वो होती है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। वाटर हाइसिंथ में होता है ऑफसेट वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अभी तक हमने पढ़ा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आपको मैंने बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक होता है मेल और एक होती है फीमेल। मेल से बनता है मेल गैमेट, फीमेल बनाती है फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, बनता है जाइगोट। ये जाइगोट डेवलप होके बनाता है नया ऑर्गेनिज्म। ये नया ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता। एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने एग्जाम्पल भी देखा था अमीबा और हाइड्रा का, कि उसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट की, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफ स्प्रिंग अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में मेनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हायर प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होते से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। उसको सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने से पहले एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी तक पहुंचना रहता है। उस पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase. ये फेज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। इसी फेज को प्लांट्स में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। अब प्लांट्स में जुवेनाइल फेज खत्म हो गई है और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई है, ये कैसे पता चलता है? किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई है, ये उस प्लांट की फ्लावरिंग से पता चलता है। आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि फ्लावर जो होता है वो किसी भी प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। तो यदि प्लांट में फ्लावरिंग होने लग गई मतलब उसकी जुवेनाइल फेज, मतलब प्लांट में उसको वेजिटेटिव फेज बोलेंगे। तो वेजिटेटिव फेज उसकी खत्म हो गई है और रिप्रोडक्टिव फेज उसकी स्टार्ट हो गई है। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज खत्म होगी और रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगी, उसके बीच में उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। एनिमल्स में जो ये रिप्रोडक्टिव फेज होती है ये भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग
ड्यूरेशन की होती है। आप लोगों को पता होगा मैमल्स भी दो तरह के होते हैं, नॉन प्राइमेट और प्राइमेट। नॉन प्राइमेट में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट मैमल्स में जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुछ मैमल्स जो कि नेचुरल और वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं वो केवल अपनी रिप्रोडक्टिव फेज के फेवरेबल सीजन्स में ही रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, उनको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। यदि किसी ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव एज खत्म हो गई तो हम मानते हैं कि अब उसकी ओल्ड एज स्टार्ट हो गई है, मतलब वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ओल्ड एज इज एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो इस फ्यूजन से पहले वाले इवेंट्स को बोला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इस फ्यूजन के बाद वाले इवेंट्स को बोला है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब ये जब फ्यूजन होता है उससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या आना चाहिए? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और ट्रांसफर, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर। ये दोनों इवेंट्स आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ओके, यदि जो गैमेट बनते हैं वो दोनों गैमेट सिमिलर टाइप के होते हैं तो उनको हम बोलते हैं होमोगैमेट्स। यदि वो दोनों गैमेट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोगैमेट्स। ओके, ये जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं उसमें मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड और स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होते हैं उसको बोलते हैं एग और ओवम। यदि किसी ऑर्गेनिज्म में, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक ही में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेम, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोथेलिक और मोनोशियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन। इसके एग्जाम्पल हैं, प्लांट में हम देखेंगे तो कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स, और एनिमल्स में हम देखेंगे तो अर्थवॉर्म्स, स्पॉन्ज, टैपवॉर्म एंड लीच एटसेट्रा। यदि ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेटेरोथेलिक, डायोशियस या यूनिसेक्सुअल कंडीशन। इसका प्लांट में एग्जांपल है पपाया एंड डेट पाम, और एनिमल में एग्जांपल है कॉकरोच। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया है। देखिए ये अर्थ फॉर्म है, ये अर्थ फॉर्म है। अर्थ फॉर्म में आप देख सकते हैं ये टेस्टिस जो है ये मेल स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, और ओवरी जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे होमोथेलिक, मोनोशियस या बाइसेक्सुअल कंडीशन। यहाँ आप देख सकते हैं कॉकरोच, कॉकरोच में मेल कॉकरोच में टेस्टिस होता है, फीमेल कॉकरोच में ओवरी होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग ऑर्गेनिज्म में है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग ऑर्गेनिज्म में है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल कंडीशन या डायोशियस या हेटेरोथेलिक। आप इधर प्लांट ये देखिए, ये जो फ्लावर है इसमें एक ही फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, इसलिए इस फ्लावर को क्या बोलेंगे? बायसेक्सुअल फ्लावर, बायसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो मेल, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फ्लावर मेल फ्लावर होता है, मतलब उसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कोई फ्लावर फीमेल होता है मतलब उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अभी तक हमने देखा गैमेट्स का बनना, यस, गैमेटोजेनेसिस। ये जो गैमेट्स बनते हैं ये डिप्लॉइड सेल्स में या डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं।
ओके। आप लोगों ने पढ़ा होगा मियोसिस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा रह जाता है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मतलब इनमें क्रोमोसोम का नंबर है 2n, तो गैमेट में ये नंबर आधा रह जाएगा n। जैसे कि ह्यूमन में ये नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर होता है 46, तो गैमेट में, ह्यूमन के गैमेट में ये नंबर रह जाएगा 23। यहाँ पर एक ये टेबल दी है जो आपकी एनसीईआरटी से ली है। देखिए हाउस फ्लाई में यदि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में उसकी गैमेट मदर सेल में 12 यदि क्रोमोसोम नंबर है तो गैमेट में होंगे 6, उसके आधे। यदि 21 गैमेट में है तो उसके दुगने होंगे मदर सेल में 42। इसी तरह से आप बाकी भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फ्रूट फ्लाई यदि 8 है तो गैमेट में कितने होंगे 4। बटरफ्लाई में 380 तो गैमेट में कितने होंगे 190। आए समझ में? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने पढ़ा गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब आता है गैमेट ट्रांसफर। कुछ फंजाई और एल्गी को हम छोड़ दें, इनमें कैसा रहता है दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। इनको यदि हम छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। मेल गैमेट मोटाइल होता है इसलिए इसको फीमेल गैमेट तक पहुंचना रहता है। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की जरूरत रहती है। सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इसमें ये जो मीडियम होता है वो वाटर होता है। वाटर के थ्रू मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि एक मेल गैमेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए निकला और फीमेल गैमेट तक सक्सेसफुली पहुंचा, फ्यूजन हुआ और जाइगोट बन गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नंबर में मेल गैमेट बनते हैं। वो सब मीडियम के थ्रू फीमेल गैमेट की तरफ जाते हैं, लेकिन कोई एक ही सक्सेसफुल होता है, फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है। इसलिए हमेशा मेल गैमेट फीमेल गैमेट से क्वांटिटी में, नंबर में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि मीडियम के थ्रू जब वो जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, तो उनका बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लॉस भी होता है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में गैमेट ट्रांसफर होता है कॉपुलेशन या फिर इंसेमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, या फिर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही टाइम पर रिलीज होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में मतलब हायर प्लांट्स में मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर पॉलिनेशन प्रोसेस के थ्रू होता है। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पहला पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सेकंड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। तो देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। आप देखिए मेल गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मैंने आपको बताया पहले। फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है। ये हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होके जो जाइगोट बनाते हैं वो डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब आपको बताया था एन, डिप्लॉइड मतलब 2n। देखिए अब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि मेल गैमेट एन क्यों होता है या फीमेल गैमेट मतलब गैमेट्स एन क्यों होते हैं, हैप्लॉइड क्यों होते हैं। उनके बनने से पहले मियोसिस प्रोसेस के थ्रू उनमें क्रोमोसोम नंबर आधे क्यों रह जाते हैं। मान लीजिए कि मेल गैमेट 2n होता और फीमेल गैमेट भी 2n होता, तो वो दोनों मिलके जाइगोट बनाते 4n, राइट। ये 4n जाइगोट जो था वो ऑर्गेनिज्म कौन सा बनाता, 4n वाला। ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता तो कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाता, 8n। 8n वाला फिर से रिप्रोड्यूस करता, कितना बनाता 16n। इस तरह से क्रोमोसोम नंबर जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ते ही जाते यदि मियोसिस के थ्रू गैमेट्स नहीं बनते तो। इसलिए मियोसिस के थ्रू गैमेट्स बनते हैं जिससे क्रोमोसोम नंबर आधा रह जाता है, वो दोनों मिलके वापस से क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट कर देते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में फीमेल गैमेट में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन ये फीमेल गैमेट डेवलपमेंट के थ्रू नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसका एग्जांपल है हनी बी, कुछ लिजार्ड्स, बर्ड्स में टर्की। यदि ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यदि बॉडी के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है बोनी फिशेस, फ्रॉग्स एटसेट्रा।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है हायर एनिमल्स जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। फर्टिलाइजेशन के बाद थर्ड इवेंट आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट के बनने के बाद का इवेंट। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट में दो प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन मतलब सेल के नंबर को बढ़ाना, सेल मास को बढ़ाना, और सेल डिफरेंशिएशन मतलब सेल्स डिसाइड करती है कि हमें आगे जाके ऑर्गेनिज्म का कौन सा टिश्यू या कौन सा ऑर्गन बनाना है। इस तरह से सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन जाइगोट में होता है और इससे एम्ब्रियो बनता है। कुछ एनिमल्स में डेवलपमेंट जो होता है जाइगोट का वो बॉडी के बाहर होता है। जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है। इस तरह के एनिमल्स को बोलते हैं ओविपेरस। और कुछ एनिमल्स में जाइगोट का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होता है। इस तरह के एनिमल को बोलते हैं विविपेरस। ओविपेरस मतलब जो अंडे देता है, विविपेरस मतलब जो बच्चे देता है। इसका विविपेरस का बहुत अच्छा एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स है। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स बच्चे देते हैं, उनमें जो जाइगोट का डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर ही होता है। अब फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, उसमें से सेपल, पेटल, स्टेमन सब गिर जाते हैं। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, फ्लावरिंग फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फ्लावर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको ओवरी बोलते हैं। ठीक है। उसके अंदर होता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अब जो ओवरी होती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए आप कोई भी फ्रूट देखिए तो बाहर का फ्रूट ओवरी, उसके अंदर सीड वो हुआ ओव्यूल, और उसके अंदर एम्ब्रियो जो कभी जाइगोट था। ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, ओव्यूल से बनता है सीड, और ओवरी से बनता है फ्रूट। और इस फ्रूट के बाहर एक थिक वॉल होती है जो कि एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन के लिए होती है। इस थिक वॉल को बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प। ओके। मैंने ट्राई किया है लास्ट 5 इयर्स में जो भी नीट में क्वेश्चंस आए इस चैप्टर से उनको एक ही जगह पर कंपाइल करने का। आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें ना, देखना कि ये सब क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से ही आए। यदि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा आपने तो नीट के क्वेश्चंस भी बायो के आपके बहुत अच्छे से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन आप जरूर दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि मेरा नेक्स्ट चैप्टर जब भी अपलोड करूंगी मैं तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा।